हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइट। में आपका दोस्त आपका भाई आयुष लेकर आ गया हूँ आपके लिए कंपनीज एक्ट का वन शॉट वीडियो। इससे पहले मैंने ऑलरेडी कंपनीज एक्ट इन डिटेल में करवाया हुआ है नोट्स के साथ। ये मैं आज शॉर्ट नोट से करवाऊंगा, मेरे एकेजी शॉर्ट नोट्स जो कि मैंने अपने हाथ से बनाया है। 4 पेज में पूरा कंपनीज एक्ट खत्म। ये बहुत ही हाई वेटेज चैप्टर है, 21 मार्क्स के अराउंड इससे क्वेश्चन आते हैं। अगर तुम ये कर लेते हो आराम से तुम्हारे 21 मार्क्स पक्के हैं। ये नोट्स से तुम एग्ज़ाम टाइम में भी रिवीजन कर सकते हो। बहुत ही शॉर्ट मैंने और सारा मॉड्यूल कवर किया। तो ये नोट्स कहाँ मिलेंगे? नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ ज्वाइन कर लो। जैसे ही क्लास अपलोड होगा उसके बाद मैं ये नोट्स तुम्हें वहाँ दे दूँगा, प्रोवाइड कर दूँगा। एंड इससे पहले मैंने एलएलपी वगैरह भी करवा दिया है, तो उस सब का प्लेलिस्ट मैं नीचे लगा दूंगा। और भी बहुत कुछ चैनल पे आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। सबसे पहले कोई भी एक्ट आता है हम लोग समझते हैं उसका पर्पस क्या, क्या उस एक्ट का पर्पस था, क्या मोटिव था कि वो एक्ट को लाया गया। तो देखो, सबसे आइडल तरीका अगर बिजनेस करने का है तो वो कंपनी खोल के है। तो कंपनी अगर कोई खोल के बिजनेस करेगा तो गवर्नमेंट उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन तो ऑब्वियस सा बात है बनाएगा ही। तो इसलिए कंपनी को मैनेज कौन करता था? कंपनीज एक्ट 1956 मैनेज किया करता था। ये एक्ट 1956 में ही बना था, बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका था, अब टाइम के साथ बहुत कुछ बदल चुका था। तो इसलिए सरकार को ऐसा फील हुआ कि ये बहुत ओल्ड एक्ट हो चुका है और इसको रिप्लेस करने का टाइम आ चुका है। तो सरकार ने 2013 में नया एक्ट इंट्रोड्यूस किया जो कि पुराने एक्ट को रिप्लेस कर रहा था, कंपनीज एक्ट 2013। और ये कहाँ तक अप्लीकेबल है? तो ये पूरे इंडिया पे ये एक्ट लगेगा। ऑब्वियस सा बात है, इंडिया में अगर कोई एक्ट आ रहा है तो इंडिया पे ही लगेगा, पाकिस्तान में तो लगेगा ही नहीं। तो कंपनीज एक्ट आया क्यों ये समझ गए, कब आया ये भी समझ गए, और कहाँ लगता है तो पूरे इंडिया पे लगता है ये भी समझ गए। अब क्वेश्चन आता है, इस चैप्टर का नाम क्या है? कंपनीज एक्ट। तो कंपनी क्या होता है, क्वेश्चन आता है। तो देखो, व्हाट इज अ कंपनी? क्या एक कंपनी, कंपनी एक होता क्या है कंपनी? तो सरकार ने डिफाइन किया, लॉ मेकर ने इसको डिफाइन किया सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर। कंपनी मीन्स एनी एंटिटी रजिस्टर अंडर एनी लॉ। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? यानी कि कोई भी ऐसा एंटिटी जो या तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर हो गया है, या कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर हुआ, जैसे कि जोमेटो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर हुआ, टाटा कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर हुआ। तो ऐसे कोई कंपनी जो कि रजिस्टर हुए हैं या तो ये वाले एक्ट में या कोई पुराना वाला जो कंपनीज एक्ट है, कंपनी लॉ है, उसके अंदर रजिस्टर हुआ है, तो उसको हम लोग कंपनी बोलेंगे। अब भाई इससे कोई अच्छा से क्लियरिटी आ नहीं पाया कि डिफिनेशन आखिर बोलना क्या चाह रहा है, कंपनी होता क्या है। तो फिर सरकार ने बोला कि देख भाई, इसको अच्छे से समझने के लिए सरकार ने बोला कि कंपनी में ये 5 फीचर्स होंगे, जिनमें ये 5 फीचर्स होंगे हम उसको कंपनी बोलेंगे। तो फिर ये 5 फीचर्स हैं कौन कौन? पहला, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कंपनी और मेंबर दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों की लायबिलिटी अलग होती है। कभी भी मेंबर कंपनी के लायबिलिटी के लिए लायबल नहीं होगा। आज अगर जियो का सर्विस ख़राब होगा, तुम लोग केस करोगे जियो पे, रिलायंस पे, ना कि मुकेश अंबानी जी पे। मुकेश अंबानी जी कभी भी जियो की लायबिलिटी के लिए लायबल नहीं होंगे। तो यही बात बोल रहा है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। अब इसी से एक कनेक्शन आता है एक और कॉन्सेप्ट का, कॉर्पोरेट वेल का। ये भी सेम बात बोलता है। वेल मतलब होता है पर्दा। कंपनी और मेंबर के बीच में एक पर्दा है, क्या चीज़ का? कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का। यानी मेंबर को सील्ड किया जाता है कंपनी के लायबिलिटी से। सिंपल सा लॉजिक है, तो यही कॉर्पोरेट वेल बोलता है। अब इसमें एक केस लॉ है जो तुम्हारे मॉड्यूल में दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोलमन वर्सेस सोलमन लिमिटेड, सोलमन एंड कंपनी लिमिटेड। इसमें होता क्या है, सोलमो एक इंसान था, वो बिजनेस खोलता है, उसकी उस कंपनी खोलता है उसमें, और कंपनी में उसके सारे मेंबर जो हैं उसके फैमिली मेंबर और वो खुद था। फिर कंपनी में उसने इन्वेस्ट किया और उसके बदले उससे सिक्योर डिवेंचर ले लिया, फिर बिजनेस वगैरह कंटिन्यू हुआ। फिर वाइंडिंग अप का जब टाइम आया तो उसके पास थोड़े से पैसे बचते हैं, और उसके पास लाइबिलिटी में एक आउटसाइड क्रेडिटर थे और एक सिक्योर डिवेंचर जो कि उसके पास खुद था। तो उसने खुद को पेमेंट कर लिया। तो क्रेडिटर्स का दिमाग ख़राब हो गया, वो गए कोर्ट। कोर्ट में जाकर बोला कि भाई देख, थोड़े से ही पैसे बचे हैं तो पहले वो बाहरी आउटसाइडर को ना पे करेगा, उसका कंपनी, वो खुद को क्यों पे कर रहा है। तो कोर्ट ने बोला कि देखो, कॉर्पोरेट वेल है, मेंबर कंपनी दोनों अलग अलग हैं।
वाइंडिंग अप जब होता है ना तो सबसे पहला पेमेंट जाता है किसको? सिक्योर डिवेंचर होल्डर्स को। और वो अगर सोलमन खुद है तो ये को इंसिडेंस है, तो यहाँ पर सोलमन सही है, तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा। ये जो था ये एक लैंडमार्क जजमेंट था। क्यों था? क्योंकि कोर्ट ने ये जजमेंट देने के बाद खुद में सोचा कि भाई इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, बहुत ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करके कॉर्पोरेट वेल्थ, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का इस्तेमाल करके पैसा निकालेंगे भाई, और उसके नाम दे देंगे कि कंपनी ने फ्रॉड किया, हमने तो कुछ किया नहीं और हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे कॉर्पोरेट वेल्थ का कॉन्सेप्ट है। तो लॉ मेकर ने ये इस बात को समझा, कोर्ट ने इस बात को समझा और कोर्ट ने एक एक्सेप्शन लाया। क्या एक्सेप्शन लाया? लिफ्टिंग अप कॉर्पोरेट वेल्थ। कोर्ट ने बोला अगर हमें ऐसा लगेगा कि मेंबर ने जानबूझ के इस कॉर्पोरेट वेल्थ का गलत इस्तेमाल किया है, मिस यूटिलाइजेशन किया है, तो हम कॉर्पोरेट वेल्थ को डिसरिगार्ड करेंगे और मेंबर को डायरेक्टली लायबल ठहरा देंगे। इसी कॉन्सेप्ट के कारण, इसी एक्सेप्शन के कारण आज विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोग के ऊपर इतना लायबिलिटी है। उन्होंने कंपनी के नाम पे मिस यूटिलाइजेशन किया। अगर ये एक्सेप्शन अभी नहीं आता कॉर्पोरेट लिफ्टिंग अप कॉर्पोरेट वेल्थ का, तो भाई वो अभी भागे नहीं रहते, वो इंडिया में प्राइड से जीते, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, कंपनी ने गलत किया। बट क्योंकि ये कॉन्सेप्ट था तो इसलिए लायबिलिटी उन पे आया, उनके कॉर्पोरेट वेल्थ को डिसरिगार्ड किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है। अब मॉड्यूल में भी 5 केसेस दिए हुए हैं, 5 केस दिए हुए हैं जिसमें कॉर्पोरेट वेल्थ लिफ्ट हुआ था। ये 5 केसेस दिए हुए हैं, यहाँ 4 है भाई, लगता है एक कट गया, एक शायद कट गया। ठीक है, देख लेना मॉड्यूल से। और इस 5 केसेस पे मैंने शॉर्ट्स बनाए हुए हैं, मैंने 5 केसेस पे शॉर्ट्स बनाए हुए हैं। 5वां केस जो है वो गिलफर्ड मोटर वाला है, तो मैंने 5 केस पे शॉर्ट्स बनाए हुए हैं, तो वहाँ से जाकर तुम चेकआउट कर सकते हो, मेरे चैनल पे मिलेंगे शॉर्ट वाले सेक्शन पे, उसमें मैं वापस नहीं जा रहा। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है परपेचुअल सक्सेशन। ये क्या बोलता है भाई? कंपनी लाइफ टाइम हमेशा चलता रहेगा, उसको बंद तब तक नहीं करोगे जब तक कि पेपर पे वो बंद नहीं होगा। यानी टाटा कब बना था भाई? कब का बना था? आज श्री रतन टाटा जी भी चले गए हैं, पर फिर भी कंपनी चल रहा है। तो वही बोल रहा है, कंपनी का कोई नेचुरल जो डेथ होता है वो उस पर अप्लीकेबल नहीं है कंपनी पे। थर्ड, लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होता है। अब इसको हम और अच्छा डिटेल में समझेंगे अभी जब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी। अब इसको इतना समझ लो कि मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड होता है। फोर्थ, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ये क्या बोलता है? कंपनी को एक कपड़ा पहनाया जाता है, किस चीज़ का? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का। यानी जैसे एक इंसान ज़मीन खरीद सकता है, लाइबिलिटी कर सकता है, उसके बाद फिर एसेट्स खरीद सकता है, किसी पे केस कर सकता है, खुद पे केस खा सकता है, उसी तरह कंपनी पे भी ये सब कुछ हो सकता है, बट वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड हुआ है, इसलिए वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। फिफ्थ, कॉमन सील। कॉमन सील क्या हुआ भाई? एक तरह से डॉक्यूमेंट जो ऑथेंटिकेट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन सील। अब मेन बात है क्या, ये अब ऑप्शनल है। कॉमन सील पहले मैंडेटरी हुआ करता था, बट अब इसको ऑप्शनल कर दिया गया। अब कॉमन सील के जगह या तो 2 डायरेक्टर साइन कर दे, या एक कंपनी सेक्रेटरी और एक डायरेक्टर मिलके साइन कर देंगे, तो उसको कॉमन सील बराबर ही माना जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया कि कंपनी होता क्या है। अब जैसा कि हमने सेक्शन 1 में पढ़ा कि कंपनी पूरे इंडिया पे लगता है, एरिया वाइज पूरे इंडिया पे लगता है, तो पूरे इंडिया पे कंपनी पे लगेगा। ऑब्वियस सा बात है, कंपनीज एक्ट है तो कंपनी पे ही लगेगा। कौन कौन से कंपनी पे, ये भी क्वेश्चन आता है। तो लॉ मेकर ने एंटिटी वाइज लिस्ट दिया हुआ है कि कौन कौन से कंपनी पे जो है ये लगेगा। सबसे पहला उन्होंने बोला कोई कंपनी जो कि इस एक्ट या प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर है तो उन पर तो लगेगा ही लगेगा, ऑब्वियस सा बात है। उसके अलावा सरकार ने बोला बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, कोई स्पेशल एक्ट के द्वारा बनाया हुआ कंपनी जैसे कि हमारा इंस्टीट्यूट ICAI, और कोई गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन में बनाया हुआ कंपनी, उन सब पे कंपनीज एक्ट लगेगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझने वाला ये है, बैंकिंग कंपनी का अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, बैंकिंग कंपनी का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, HDFC। सबने नाम सुना होगा HDFC का। तो भाई HDFC बैंक जो है उस पर कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा, यहाँ पे है। लेकिन एक बैंक को जो है ना रेगुलेट करने के लिए एक उनका पर्सनल खुद का एक्ट होता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो HDFC पे कंपनीज एक्ट भी लग रहा है और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी लग रहा है, दोनों लग रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन आता है
कि अगर दोनों लग रहा है तो क्या एचडीएफसी को दोनों कंपाइल करने होंगे? ऑब्वियस सा बात है, अगर दोनों एक्ट लग रहा है उसके ऊपर तो दोनों को कंप्लाई करना होगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, मान लो अगर एचडीएफसी पे कंपनीज एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 दोनों लग रहा है एंड दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए। मान लो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कोई चीज़ करने को बोल रहा है और कंपनीज एक्ट कोई चीज़ नहीं करने को बोल रहा है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, दोनों की बातें अलग अलग हो, तो उस सिचुएशन में एचडीएफसी किसकी बात मानेगा? कंपनीज एक्ट का सुनेगा या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सुनेगा? तो लॉ मेकर ने एक वर्ड में सीधा बोला है कि अगर मान लो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और कंपनीज एक्ट के बीच में कोई भी इनकंसिस्टेंसी यानी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, उस सिचुएशन में जो कंपनी है वो अपने पेरेंट एक्ट का बात मानेगा, यानी उसका जो स्पेसिफिक एक्ट है। ऐसा समझ लो कंपनीज एक्ट जनरल एक्ट हो गया और उसका एचडीएफसी का खुद का एक स्पेसिफिक एक्ट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो वो अपना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सुनेगा, ना कि कंपनीज एक्ट को सुनेगा। यानी कि इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी सेम सिचुएशन है, वो कंपनीज एक्ट और इंश्योरेंस एक्ट दोनों का बात सुनेगा, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो वो अपना इंश्योरेंस वाला एक्ट का बात मानेगा। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में भी सेम केस, स्पेशल एक्ट और गवर्नमेंट जो नोटिफिकेशन से बनाया उन सब पे ये चीज़ लागू होता है। अगर कोई भी इनकन्सिस्टेंसी अराइज होता है तो अपने पेरेंट एक्ट का बात सुनना है, कंपनीज एक्ट को अवॉइड कर लेना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और पहला पेज लगभग तुमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी कितने तरह के होते हैं, हमने समझ लिया कंपनी क्या होता है, कंपनी कहाँ लगता है, किन किन पे कंपनीज एक्ट लगता है। अब क्वेश्चन आता है कंपनी कितने तरह का होता है। तो देखो उसमें सबसे पहला जो है कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी के बेसिस पे कंपनी 3 तरह का होता है। पहला कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, सेक्शन 2 क्लॉज 22 के अंदर डिफाइन है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है? देखो ये सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे इजी है समझने में, क्योंकि ये अकाउंट्स में भी तुमने पढ़ा होगा। मान लो मैंने रिलायंस का 50 रुपये का शेयर लिया और मैंने अभी तक 40 रुपये उसे दे दिया है, तो मेरा लायबिलिटी कितना हुआ? 10 रुपये। उससे ज़्यादा मैं 1 रुपया नहीं दूंगा रिलायंस को और ना ही वो मेरे से रिकवर कर सकता है। तो यही बोलता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में मेंबर्स का लायबिलिटी जो अनपेड अमाउंट है ना शेयर्स के, उतना ही लिमिटेड रहता है, उससे ज़्यादा मेंबर को देने का ज़रूरत नहीं है। भले ही 1000 करोड़ का लॉस हो गया कंपनी को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1000 का अगर लॉस भी हो गया, हमें पैसा कितना देना है? मात्र हमें जो मेरा अनपेड अमाउंट है उतना ही अमाउंट मेरे को देना है कंपनी को। बात यहीं पर ख़त्म हो गया। फिर आता है सेक्शन 2 क्लॉज 21 के अंदर कंपनी बाय गारंटी। कंपनी बाय गारंटी क्या होता है? इसमें मेंबर जो है ना गारंटी दे देते हैं। मैं किसी कंपनी में मेंबर हूँ और मैंने गारंटी दिया है कि जब कंपनी बंद होने लगेगा, वाइंड अप होने लगेगा, मैं कंपनी को 1 लाख रुपया दूंगा। तो पूरे लाइफ टाइम में मेरे से पैसा नहीं मांगा जाएगा। जब कंपनी बंद होने लगेगा मेरे को 1 लाख रुपए जो मैंने गारंटी दिया है वो मेरे को देना होगा। इसी को बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। फिर आता है सेक्शन 2 क्लॉज 92, वो बताता है अनलिमिटेड कंपनी। अब कुछ लोग को ये समझना, मतलब ये क्वेश्चन आना चाहिए अगर तुम लोग ध्यान से सुन रहे हो तो, कि मैंने फीचर्स में पढ़ाया कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है और आप यहाँ पर बोल रहे हो कि कंपनी का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। ये कैसे होगा? ये तो फीचर से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो देखो यहाँ पे समझो, मेंबर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है अनलिमिटेड कंपनी में, बट सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे, यानी जब कंपनी बंद हो रहा है, अगर एसेट्स कम पड़ गया, कंपनी का लायबिलिटी ज़्यादा है, तो फिर मेंबर को अनलिमिटेड एक्सटेंट तक पे करना पड़ता है। उस समय उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, बट जब तक कंपनी चल रहा है उनका लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं रहेगा, उनका लायबिलिटी लिमिटेड ही रहेगा। वाइंडिंग अप के टाइम पे ही लायबिलिटी सिर्फ अनलिमिटेड होता है, ये बात समझो। इसलिए ये फीचर्स में इंक्लूड होता है, क्योंकि वाइंडिंग अप के टाइम पे ही अनलिमिटेड होता है, ऐसे अनलिमिटेड नहीं होता है। एक होमवर्क मैं तुम्हें दे रहा हूँ, गूगल पर कुछ बड़े कंपनी है अनलिमिटेड कंपनी जो कि हमारे आसपास काम कर रहे हैं, तुम उनके प्रोडक्ट भी यूज़ कर रहे हो बट तुम्हें ये नहीं पता कि वो अनलिमिटेड कंपनी है। तो उनको सर्च करो और कमेंट में लिखो कि कौन कौन से अनलिमिटेड कंपनी है जो हमारे आसपास काम कर रहे हैं और तुमने उनका प्रोडक्ट यूज़ किया है। इसी के साथ हमारा पहला पेज हो गया कंप्लीट। दूसरा हम लोग टाइप सी कंटिन्यू कर रहे हैं। अब है मेंबर के बेसिस पे। मेंबर के बेसिस पे कंपनी 4 तरह का होता है। सबसे पहला 1% कंपनी, उससे पहले समझ लो प्राइवेट कंपनी। चलो प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 68 के अंदर डिफाइन है। प्राइवेट कंपनी क्या हुआ? देखो
आर्टिकल्स में अगर ये तीन बातें किसी कंपनी का लिखा हुआ है उसको हम लोग प्राइवेट कंपनी बोलेंगे। कौन सी तीन बातें? पहला, रिस्ट्रिक्शन, शेयर के ट्रांसफ़र पे रिस्ट्रिक्शन है, यानी शेयर जो इजीली ट्रांसफ़र हो सकते हैं उन पे रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि उनको ट्रांसफ़र करने के लिए परमिशन वगैरह लेना पड़ेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि उसमें वो प्राइवेट कंपनी है। पहला कंडीशन ये। दूसरा, पब्लिक से पैसा मंगवा ही नहीं सकते। ऑब्वियस सा बात है, ये हमें पता है, प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक से सब्सक्राइब करने अपना शेयर्स नहीं बुला सकता है। दूसरा। तीसरा, मैक्सिमम मेंबर जो है वो 200 होना चाहिए। मिनिमम प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं? 200। अब एक ध्यान रखने वाला बात यह है कि इस 200 के लिमिट में काउंट कौन कौन होगा। सबसे पहला, ज्वाइंट होल्डर्स है। मान लो तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड, ओह तुम्हारी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी, छोड़ो, मान लो मैं और नेहा शर्मा मिलकर एक शेयर होल्ड कर रहे हैं। उस सिचुएशन में क्या हमें 2 काउंट किया जाएगा? अरे भाई पेन को क्या हो गया, क्या बात यार। मान लो मैं और नेहा शर्मा मिलकर एक शेयर्स होल्ड कर रहे हैं रिलायंस में, तो क्या हमें 1 और 2 काउंट किया जाएगा इस 200 के लिमिट में? द आंसर इज नो, हमें 1 काउंट किया जाएगा। भाई हम लोग एक ही हैं, तुम्हें बस 2 बॉडी दिख रहा है, हम लोग एक ही हैं। तो अगर कोई जॉइंट होल्डर है, 2 लोग मिलकर शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, तो उनको 1 काउंट करेंगे, ना कि 2 काउंट करेंगे इस 200 के लिमिट में। उसके अलावा मान लो कोई एम्प्लॉय है, मान लो मैं रिलायंस में काम करता हूँ, एम्प्लॉय हूँ, और मेरे को शेयर्स मिला, तो क्या मैं उस 200 के लिमिट में काउंट करूंगा? आखिर हूँ तो मैं भी शेयर होल्डर। तो देखो मैं उस 200 के लिमिट में काउंट नहीं होऊंगा, एम्प्लॉय को कभी भी काउंट नहीं करेंगे हम उस 200 के लिमिट में। उसके बाद मान लो मैंने कंपनी छोड़ दिया, बट शेयर्स अभी तक मैंने होल्ड किया हुआ है जो मेरे को एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे मिला है, तो क्या अब मैं काउंट होगा? नहीं, अभी भी नहीं काउंट होगा, क्योंकि भाई शेयर्स कब मिला है? एम्प्लॉयमेंट के टाइम में ना, तो मैं काउंट नहीं होऊंगा 200 के लिमिट में। बस यही बात लिखा है। तो यही हो गया प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, क्या डिफिनेशन है भाई, खतरनाक। प्राइवेट कंपनी के जो जो कंडीशंस है ना, रिस्ट्रिक्शंस, प्रोहिबिशंस, वो सब पब्लिक कंपनी के फीचर्स हैं। तो अगर तुम्हारे एग्जाम में पब्लिक कंपनी पे क्वेश्चन आए तो उनके जो कंडीशन, रिस्ट्रिक्शंस, प्रोहिबिशंस, मैक्सिमम मेंबर्स का लिमिट वगैरह जो है, उनको बस उनके फीचर्स में दिखा देना पब्लिक कंपनी के, बस हो गया तुम्हारा। फिर आता है स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी डिफाइन है सेक्शन 2 क्लॉज 85 में। स्मॉल कंपनी बोले तो जिसमें 2 ये कंडीशन फुलफिल हो जाए, दोनों फुलफिल होना कंपलसरी है, प्लस है, और का ऑप्शन नहीं है यहाँ। पहला कंडीशन, जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 4 करोड़ पार ना करे, और टर्नओवर जो है वो 40 करोड़ पार ना करे पिछले साल में। तो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाते हैं तो उस कंपनी को हम लोग स्मॉल कंपनी बोल देंगे। बट ये 3 जो कंपनी है ये कभी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकते। कौन कौन? सेक्शन 8 कंपनी, इसके आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे। उसके सेक्शन 2 क्लॉज 46, ये मेनली होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी है, इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। और स्पेशल एक्ट के द्वारा बनाया हुआ कंपनी जैसे कि ICAI। भाई ICAI स्मॉल कंपनी कैसे हो सकता है? सिंपल सा लॉजिक है भाई, उसको सरकार ने फंड दिया है और वो स्मॉल कंपनी होगा, तो ये सिंपल सा लॉजिक है। अब एक लास्ट कंपनी बचा मेंबर के बेसिस पे, OPC। OPC का नाम है 1% कंपनी, यानी इसमें सिर्फ एक ही मेंबर है, सिर्फ एक मेंबर खोलकर कंपनी हम लोग खोल सकते हैं 1% कंपनी। अब वो एक मेंबर होना कौन कौन चाहिए? देखो कंडीशन है, पहला वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। क्या मैं एक इंडियन सिटीजन हूँ? हाँ मैं हूँ। क्या एक नेचुरल पर्सन, यानी एक जिंदा आदमी होना चाहिए जो सांस ले सके, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं, जिंदा आदमी, यानी कोई कंपनी OPC नहीं खोल सकता, बट मैं खोल सकता हूँ क्योंकि मैं नेचुरल पर्सन हूँ, इंडियन सिटीजन हूँ, और साथ में 120 डेज इंडिया में पिछले साल रहा हूँ। भाई पूरा साल ही मैं इंडिया में रहा हूँ, 120 डेज तो बात छोड़ो। तो मान लो अगर कोई इंसान इंडियन सिटीजन है, नेचुरल पर्सन है, और पिछले साल 120 दिन इंडिया में रहा है, तो वो OPC खोलने के लिए एलिजिबल है। अब एक यहाँ पॉइंट ध्यान रखना, लोग सोचते हैं कि 120 दिन रहने से रेसिडेंट बन जाते हैं। रेसिडेंट का क्राइटेरिया 180 डेज और 181 डेज है, ठीक है। तो यहाँ पर रेसिडेंट हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस 120 दिन पीछे रहना होगा। अब एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर तुम रेसिडेंट हो पिछले साल में, यानी तुम 180 डेज़ के अराउंड या उससे ज़्यादा रहे हो,
तो ऑब्वियस सा बात है 120 दिन तो उसके अंदर कवर हो ही गया। तो लॉ में जो लिखा हुआ है ऐसे लिखा हुआ है, चाहे रेसिडेंट हो, रेसिडेंट होगा तो क्राइटेरिया अपने आप 120 दिन वाला फुलफिल हो जाएगा। अगर रेसिडेंट नहीं हो तो 120 दिन इंडिया में रहना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है भाई। और एक बात ध्यान रखना, माइनर कभी भी ओपीसी का मेंबर नहीं बन सकता है, ये बात भी ध्यान रखना। अब एक नॉमिनी अपॉइंट करना होता है ओपीसी में। अब मान लो एक ही मेंबर है, बैंक अकाउंट भी जब खुलवाने जाते हो तो नॉमिनी का डिटेल्स वगैरह लेता है, क्योंकि भाई अगर डेथ होता है उसका, तो फिर नॉमिनी ही सब कुछ उसको पैसा वगैरह मिलता है। उसी तरह जब इस एक मेंबर का अगर डेथ हो जाएगा तो उसका नॉमिनी जो अपना कंसेंट देगा रिटर्न में, वो मेंबर बन जाएगा। तो उसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, उसको भी ये सारा चीज़ फुलफिल करना होगा तभी वो नॉमिनी बन सकता है। अब ये नॉमिनी अपना कंसेंट वापस ले सकता है, कभी भी ले लेगा, नॉर्मल सा बात है भाई। और उसके बाद ओपीसी कभी सेक्शन 8 कंपनी जैसा काम नहीं कर सकता या कन्वर्ट भी नहीं हो सकता, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ भी नहीं कर सकता है। ये था ओपीसी के बारे में। एक बात ध्यान रखना, एक इंसान एक ओपीसी का मेंबर और दूसरे का नॉमिनी बन सकता है, बट दो का मेंबर दो का नॉमिनी ये कभी नहीं बन सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसी के साथ लगभग दूसरा पेज भी हमारा ख़त्म होने को। एक जो अगला टाइप है वो है कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी एक ऐसा कंपनी जिसके शेयर्स किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, और अनलिस्टेड कंपनी वैसा कंपनी जिसके शेयर्स लिस्टेड नहीं है, बस खत्म। उसके बाद कंट्रोल के बेसिस पे भी कंपनी 3 तरह का होता है। सबसे पहला होल्डिंग कंपनी, उसको समझने के लिए हमें पहले सब्सिडरी कंपनी समझना होगा। मान लो एक कंपनी है, एग्जाम्पल से लेके समझाता हूँ, ये एकेजी प्राइवेट लिमिटेड है। इस कंपनी में मान लो रिलायंस 52% होल्ड करता है, 52% होल्ड करता है। तो ऑब्वियस सा बात है भाई, इस कंपनी का जो भी डिसीजन होगा वो रिलायंस लेगा। अगर वोटिंग होगा तो 52% तो रिलायंस जीत जाएगा। तो नॉर्मल सा बात है कि भाई नाम का एकेजी प्राइवेट लिमिटेड है, कंट्रोल तो सब रिलायंस के पास है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, एकेजी प्राइवेट लिमिटेड को हम लोग बोल देंगे सब्सिडरी कंपनी ऑफ रिलायंस लिमिटेड, और रिलायंस हो जाएगा होल्डिंग कंपनी। अब इसको डिफिनेशन से समझ लेते हैं। सब्सिडरी कंपनी कैसा कंपनी जिसमें होल्डिंग कंपनी होल्ड कर रहा है क्या, मोर देन 1/2 ऑफ इट्स टोटल वोटिंग पावर। 1/2 यानी 50% से ज़्यादा होल्ड कर रहा है, तब तो इन्फ्लुएंस करेगा। 50% अगर होल्ड करेगा, उधर से कोई 50% होल्ड कर लेगा तो बराबर ना हो जाएगा। तो 50% से ज़्यादा अगर कोई कंपनी किसी में होल्ड कर रहा है तो वो उसका सब्सिडरी कंपनी हो गया। या फिर उनके बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स 7 में से 5 बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर किसी एक कंपनी का है, तो भाई ऑब्वियस सा बात है बोर्ड मीटिंग में जो डिसीजन लिया जाएगा उस कंपनी का इन्फ्लुएंस रहेगा। तो सिंपल सा बात है, उसको हम लोग सब्सिडरी कंपनी बोलेंगे। और होल्डिंग कंपनी क्या हुआ, जिसके एक या एक से ज़्यादा सब्सिडरी कंपनी है, बस सिंपल सा लॉजिक है। तीसरा आ जाता है एसोसिएट कंपनी। ये समझो, जब मान लो एक कंपनी दूसरे कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखे, यानी कि 20% एटलीस्ट होल्ड करे, और मैक्सिमम ये 50% होल्ड कर सकता है। यानी मान लो मैंने एकेजी प्राइवेट लिमिटेड और रिलायंस, हम दोनों एक दूसरे में 35% होल्ड कर रहे हैं, तो भाई हम दोनों में एक दूसरे के लिए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। यानी अगर कोई भी डिसीजन होगा तो उसमें मेरा वोट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं अकेले डिसीजन नहीं ले सकता क्योंकि 35% ही है मेरे पास, बट मेरा डिसीजन इन्फ्लुएंस करेगा सबको, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एसोसिएट कंपनी। ये 50% अप टू 50% होता है। 50% से ज़्यादा क्यों नहीं, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा होगा तो वो सब्सिडरी में चला जाएगा। समझ में आ गया। अब कुछ अदर टाइप्स है कंपनी के, वो समझ लो। गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसा कंपनी जिसमें 51% कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई गवर्नमेंट कंपनी होल्ड करे, तो उसको हम लोग गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। बस इतना समझ लो। फॉरेन कंपनी, कोई कंपनी इंडिया के बाहर बना हो, जैसे कि गूगल, अमेजॉन, और इंडिया में किसी भी तरीके से बिजनेस कर रहा हो, ऑनलाइन आके, फिजिकल आके, एजेंट के थ्रू, तो उसको हम लोग बोलेंगे फॉरेन कंपनी। निधि कंपनी एक ऐसा कंपनी है, सेक्शन 406, जो कि म्यूचुअल बेनिफिट के लिए बना हुआ है। ये जो है अपने मेंबर्स के बेनिफिट के लिए बना हुआ है, और इनका मेन मोटिव होता है सेविंग की हैबिट्स को डेवलप करना, इंक्रीज करना। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी एक चैरिटेबल कंपनी होता है। अरे सिंपल सा बात है, अकाउंट्स में पढ़ा होगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बस वही है। सेक्शन 8 कंपनी एक ऐसा कंपनी है जिसमें जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कोई
साइंस, वेलफेयर, ये सब प्रमोट करना। और इसको इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस भी मिलता है, और लाइसेंस का पता है क्या पावर है कि इसको अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड यूज़ करने का नीड ही नहीं है, नीड नहीं है इसको। और उसके अलावा इसको और भी बेनिफिट मिलता है, जैसे ये 14 दिन में जनरल मीटिंग बुला सकता है जो कि 21 दिन में लगता है। उसके अलावा पार्टनरशिप फॉर्म भी इसका मेंबर बन सकता है। तो इतने सारे बेनिफिट इसको मिले हैं। बट वही है जहाँ पे स्पाइडरमैन का एक डायलॉग आता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है। तो बस वही वाला केस है यहाँ पर। इतना अगर इसको पावर मिला है तो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर मान लो ये कोई एक्ट फ्रॉडेंटली कर लेता है या अपने ऑब्जेक्टिव को वायलेट करता है या पब्लिक के अगेंस्ट कुछ गलत काम करता है, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करता है, तो भाई सरकार इसका लाइसेंस कर देगी रिवोक, हटा देगी। और फिर ये NCLT में जाएगा कंपनी, और वहाँ पे ऑर्डर दिया जाएगा या तो कंपनी बंद कर, या फिर कोई सेम ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन 8 कंपनी के साथ एमलगेमेट कर दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा। क्या इतने में ही ख़त्म हो जाएगा? नहीं भाई, फ्रॉड करोगे तो सेक्शन 447 भी लगता है, और इसमें तुमको जेल होना निश्चित है, और पेनल्टी भी लगेगा, दोनों भी लग सकता है। प्लस है कंपनी पे 10 लाख से 1 करोड़, और ऑफिसर जो ये सब चीज़ में इन्वॉल्व होगा 25,000 से 25 लाख तक के लिए। ऑल अबाउट सेक्शन 8 कंपनी। PFI क्या हुआ? एक ऐसा कंपनी जिसमें एटलीस्ट 51% सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट होल्ड कर रहा हो, और वो स्पेशल एक्ट के अंदर बना हो। कुछ PFI के ऑलरेडी तुमको यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए हैं, UTI कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है RBI की मदद से, तो वो सब है। एक बार मॉड्यूल बस रीड मार लेना। डोरमेंट कंपनी कोई कंपनी नहीं होता है, ये एक स्टेटस होता है जो एक इनएक्टिव कंपनी ले सकता है। इनएक्टिव कंपनी मतलब कोई ऐसा कंपनी जो बिजनेस नहीं कर रहा है, कोई ऐसा कंपनी जिसमें अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न पिछले 2 सालों में फाइल नहीं किया, या फिर कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया, इन तीनों में से कुछ भी नहीं कर रहा है, तो वो एक इनएक्टिव कंपनी, और इनएक्टिव कंपनी ही रजिस्ट्रार के पास जाके डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले सकता है। अब इनएक्टिव कंपनी में ये जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है, ये क्या क्या हुआ? देखो, दुनिया में 4 ट्रांजैक्शन अगर छोड़ दो तो सारे ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन माने जाते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला, रजिस्ट्रार को अगर कोई फ़ी दे रहे हो तो वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होगा। कोई एक्ट के कंप्लायंस के लिए पेमेंट कर रहे हो तो वो भी नहीं होगा। कोई शेयर्स के अलॉटमेंट के लिए पेमेंट हो रहा है तो वो भी नहीं होगा। और चौथा यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, मिट गया, लिख लो, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स एंड ऑफिस एंड बुक्स के मेंटेनेंस का अगर कोई खर्चा है जो मेंटेन करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो भाई वो भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये सब छोटे ट्रांजैक्शन है। इसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मान लेंगे। और इसी के साथ तुम्हारा लास्ट पेज, 3 पेज ऑलरेडी खत्म हो गया। अब आता है सेक्शन 2 क्लॉज 69, प्रमोटर। प्रमोटर कौन होता है? देखो, कंपनी को बनाने वाला प्रमोटर होता है, जो कंपनी के लिए एग्जिस्टेंस के लिए स्टेप्स वगैरह लेता है, उसको हम लोग प्रमोटर बोलते हैं। प्रमोटर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि कंपनी का अफेयर्स कंट्रोल करता है, या डायरेक्ट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, या एनुअल रिटर्न और प्रोस्पेक्टस में उसका नाम है। इन तीनों में से कोई भी अगर काम कर रहा है तो वो प्रमोटर कहलाएगा। बस वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम नहीं करना चाहिए। यानी मान लो एक CS है, वो ये सब काम कर रहा है, तो भाई उसका तो ये काम ही है कि ये सब काम करना है, तो वो प्रमोटर नहीं कहलाएगा। उसके अलावा जो भी कर रहा है वो प्रमोटर कहलाएगा। फिर एक छोटा सा सेक्शन आता है, सेक्शन 3, वो बोलता है कंपनी लॉफुल पर्पस के लिए बनना चाहिए, ये तो नॉर्मल सा बात है। और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होना चाहिए, और OPC में मिनिमम 1 मेंबर होना चाहिए, बस। अब आ जाते हैं इनकॉर्पोरेशन। कंपनी बनाना कैसे है? तो देखो, कंपनी बनाने के लिए तुम्हें ये 7 डॉक्यूमेंट चाहिए। सेक्शन 7 में 7 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहला मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स चाहिए, ऑब्वियस सा बात है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। फिर एक डिक्लेरेशन देना होगा, लिख कर देना होगा। CA, CS, CMA, एडवोकेट कोई भी दे सकता है, और कोई एक पर्सन जिसका नाम है आर्टिकल में, वो लिख के क्या देंगे कि जो भी रिक्वायरमेंट्स इस एक्ट के हैं हमने सब कुछ फुलफिल किया है, सब कुछ अच्छे से किया है, बस वही डिक्लेरेशन जाएगा। फिर एक सब्सक्राइबर, जो MOA के सब्सक्राइबर्स हैं,
वो डिक्लेरेशन देंगे कि उन्होंने कोई फ्रॉड या ऑफेंस नहीं किया है कंपनी के बनाने के रिलेटेड, पिछले 5 सालों तक में कोई नहीं किया। मान लो हो सकता है कोई लोग हो कि इससे पहले भी कंपनी बनाने का कोशिश कर रहा हो और उसने फ्रॉड किया हो, तो वो उनको डिक्लेरेशन देना होता है कि हमने कोई फ्रॉड वगैरह नहीं किया है कंपनी के फॉर्मेशन के रिलेटेड। फिर मेमोरेंडम जाएगा, मेमोरेंडम में पार्टिकुलर्स जाएगा, एओए के पार्टिकुलर्स जाएगा, मतलब कि मेमोरेंडम के जो मेंबर्स हैं ना उनका सारा डिटेल्स, आर्टिकल्स के मेंबर्स जो हैं उनका सारा डिटेल्स जाएगा। फिर एक एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस जाएगा और एक डिस्क्लोज इंटरेस्ट जाएगा। यानी मान लो कोई कंपनी में एक डायरेक्टर है और वो किसी और कंपनी में भी डायरेक्टर है, तो वो बताना पड़ता है इनकॉर्पोरेशन के टाइम में कि देख भाई मैं इस कंपनी का डायरेक्टर के साथ साथ और भी 2 कंपनी में डायरेक्टर हूँ। अब ये सारा कुछ तुम रजिस्ट्रार को फाइल करोगे, रजिस्ट्रार ये चेक करेगा, अगर सब कुछ सही रहा तो रजिस्ट्रार अप्रूव कर देगा, तुमको कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर मिल जाएगा, तुम्हारा कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। कुछ गलत हुआ तो सेक्शन 447 जेल, बस सिंपल सा लॉजिक है भाई। मान लो जब कंपनी बना उस समय रजिस्ट्रार ने एग्जामिन किया और उसको पता चला कि कोई फ्रॉड नहीं हुआ, बट इनकॉर्पोरेशन के बाद पता चलता है कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन देके तुमने कंपनी बना लिया, यानी फ्रॉड किया, तुमने गलत काम किया, तो देखो ऑफिसर पे सेक्शन 447 लगा दिया जाएगा, सिंपल सा बात है। और कंपनी पे क्या किया जाएगा, या तो उसको बंद कर दिया जाएगा या उसका नाम ही रिमूव कर दिया जाएगा या मेंबर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड कर दिया जाएगा। कोई भी और ऑर्डर जो कि एनसीएलटी को लगता है कि भाई ये सही है वो ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। अब एक क्या आता है सेक्शन 9। सेक्शन 9 क्या बोलता है, जैसे ही तुमको कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर मिला ना, तुम्हारा कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया, और इनकॉर्पोरेट हो गया तो उसके इफेक्ट क्या क्या होंगे, तुम्हारा कंपनी में अब सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस आ गया, परपेचुअल सक्सेशन आ गया, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बन गया, जो फीचर्स थे वही उनके इफेक्ट होंगे बस। सेक्शन 10 आता है, वो बोलता है मेमोरेंडम तुमने रजिस्टर करवाया, पहला डॉक्यूमेंट देखो एमओए एंड एओए, तुमने मेमोरेंडम रजिस्टर करवाया तो अब वो स्ट्रिक्टली फॉलो होगा। और मेमोरेंडम रजिस्टर होने से इफेक्ट क्या हुआ, मेंबर और कंपनी अलग अलग हो गए, बस सिंपल सा लॉजिक है। अब समझते हैं मेमोरेंडम होता क्या है। देखो मेमोरेंडम क्या होता है, मेमोरेंडम कंपनी का ऑब्जेक्ट बताता है कि कंपनी क्या क्या काम कर सकता है क्या क्या नहीं कर सकता है, मेमोरेंडम उसका ऑब्जेक्ट बताता है। अब मेमोरेंडम में एक नेम क्लॉज होता है जो कि कंपनी का नाम बताता है, उसका एक रजिस्टर ऑफिस क्लॉज होता है, एसोसिएट क्लॉज होता है, ऑब्जेक्टिव क्लॉज होता है, लायबिलिटी क्लॉज होता है और कैपिटल क्लॉज होता है, और एक नॉमिनी क्लॉज होता है ओपीसी के केस में। अब अगर तुमने इससे पहले एक क्लास देखा हो तो उसमें मैंने तुम्हें रिलायंस का खोल के दिखाया था मेमोरेंडम कि क्या क्या होता है, नेम क्लॉज कैसा होता है, कैपिटल क्लॉज कैसा होता है। इससे पहले वाला वीडियो में ही आई थिंक पार्ट 6 था कंपनी से का, तो तुम वहाँ से जाकर देख सकते हो। नेम क्लॉज में कंपनी का नाम होता है, रजिस्टर ऑफिस में कंपनी का रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस, ऑब्जेक्ट क्लास में कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, लायबिलिटी क्लॉज में कंपनी का लायबिलिटी क्या है, एसोसिएट क्लॉज में और एसोसिएट क्लॉज में मेंबर्स का डिटेल रहता है, और कैपिटल क्लॉज में जो है कितना कैपिटल है कंपनी के पास, ऑथोराइज्ड कैपिटल, वो सारा डिटेल रहता है, और ओपीसी के केस में नॉमिनी का नाम भी रहता है बस। अब ऑब्जेक्ट से यहाँ पर डॉक्ट्रिन कनेक्टेड होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वीरस। अल्ट्रा वीरस मतलब होता है बियॉन्ड ऑब्जेक्ट, यानी कंपनी अगर अपने ऑब्जेक्टिव के बाहर जाकर काम करता है तो वो वॉइड होता है, वॉइड। और इसका इफेक्ट क्या क्या होता है, देखो कंपनी ना केस कर सकता है इस ट्रांजैक्शन के लिए, ना केस खा सकता है क्योंकि वॉइड होता है। मनी अगर एक्सपेंड हो चुका है, कोई मनी अगर अल्ट्रा वीरस ट्रांजैक्शन के अंदर मिला और वो खर्चा हो गया है तो बिल्कुल उसमें वो रिकवर नहीं हो सकता। अगर नहीं खर्चा हुआ है तो भाई आउटसाइडर एक रेस्ट्रेन ऑर्डर फाइल करवा सकता है कोर्ट से और कंपनी को रोक सकता है वो पैसा यूज़ करने से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मेमोरेंडम किस फॉर्म में बनेगा, तो शेड्यूल 1 का टेबल ए से ई तक फॉर्म दिया हुआ है, तो उस फॉर्म में मेमोरेंडम को बनाना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक छोटा सा सेक्शन आता है सेक्शन 43, वो बोलता है शेयर 2 तरह का होता है, एक इक्विटी एक प्रेफरेंस। प्रेफरेंस शेयर्स वैसे शेयर्स होते हैं जिनको डिविडेंड या कैपिटल के रीपेमेंट के टाइम पे प्रेफरेंस मिलता है, यानी इक्विटी से पहले पैसा मिलता है। फिर सेक्शन 44 बोलता है शेयर्स मूवेबल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकते हैं। और सेक्शन 45 बोलता है कि शेयर्स के पास भी खुद के नंबर होते हैं जिससे उनको पहचाना जाता है। फिर 2 डॉक्ट्रिन बचे एंड तुम्हारा खत्म, ऑल सेट ऑल डन। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और प्लस इसमें कनेक्शन होता है सेक्शन 399 का।
डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है? देखो मेमोरेंडम आर्टिकल ये सब जो है ना एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। मेमोरेंडम आर्टिकल ये सब क्या है? पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो ऑब्वियस सा बात है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो ये इंटरनेट पे है, तो कोई कंपनी से अगर तुम डील कर रहे हो तो तुमको उसका मेमोरेंडम आर्टिकल सब कुछ पढ़ना होगा। हम लोग मान के चलेंगे कि तुम कंपनी से डील करने से पहले ये सब कुछ पढ़ के आए हो। तुम ये नहीं बोल सकते हो कि भाई मैंने तो पढ़ा ही नहीं था मेमोरेंडम। नहीं, तुमको हम मान के ही चल रहे हैं कि तुमने पढ़ा था। तुम्हारा ये ड्यूटी है कि तुमको कंपनी के साथ डील करने से पहले उसका मेमोरेंडम आर्टिकल जो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है वो पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए कंपनी कभी भी लायबल नहीं होगा। इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इसके साथ इसका एक एक्सेप्शन आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये क्या बोलता है? मान लो किसी इंसान ने एओए एमओए सब कुछ पढ़ा, फिर भी उसको लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि इंटरनल में ही कुछ दिक्कत है, इंटरनल में मिसमैनेजमेंट है। और इंटरनल का बात तो भाई किसी आउटसाइडर को पता होगा नहीं, तो ऑब्वियस सा बात है वहाँ पर लॉ जो है आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करेगा और कंपनी को लायबल करेगा। इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। क्या? एक है कि पहले ये समझ लो, इसमें एक फेमस केस लॉ हुआ था टर्कॉन्स रूल। इसको टर्कॉन्स रूल बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में। हुआ क्या था? बैंक था, बैंक ने लोन दिया, बैंक ने एसआर वगैरह सब कुछ पढ़ा था और उसके बाद लोन दिया। फिर जब कंपनी वाइंड अप होने लगा, टर्कॉन लिक्विडेटर था वो आया बंद करने, तो उसने बोला कि भाई, बैंक को बोला कि आपका पेमेंट लास्ट में होगा। बैंक ने बोला क्यों? हम तो सिक्योर्ड डेट है। तो टर्कॉन ने बोला कि एसआर जो पास हुआ है वो इनवैलिड है क्योंकि एसआर में अमाउंट मेंशन नहीं है। तो फिर बैंक कोर्ट गया, कोर्ट ने बोला कि देख एसआर पास करना था, ये मेमोरेंडम में लिखा हुआ है। बैंक ने पढ़ा था और बैंक ने एसआर पास करवाया था, बट एसआर में अमाउंट नहीं लिखा हुआ था। ये तो कंपनी का इंटरनल अफेयर्स है, तो कंपनी का इंटरनल अफेयर्स के कारण किसी आउटसाइडर को लॉस हम नहीं होने देंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लगा था, टर्कॉन्स रूल्स के नाम से जाना जाता है। अब इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। क्या? पहला, एक्टिव नॉलेज। किसी आदमी को पता है कंपनी में मिसमैनेजमेंट है और तब भी वो कंपनी के साथ डील कर रहा है, तो भाई तुमको प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। ऑब्वियस सा बात है, तुमको पता है तो फिर तुम डील क्यों कर रहे हो। दूसरा, सस्पिशन। किसी को शक है कि भाई कंपनी में कुछ गड़बड़ है और उसने कोशिश भी नहीं किया उस गड़बड़ को पता करने का और कंपनी के साथ डील कर रहे हो और लॉस हो गया, तो भाई लॉ तुमको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। थर्ड, फॉर्जरी। फॉर्जरी के केस में कभी भी कंपनी लायबल नहीं होगा। एक लास्ट बच गया, मेमोरेंडम हम लोग ने पढ़ लिया। आर्टिकल्स क्या होता है? देखो, आर्टिकल्स होते हैं बाय लॉज, यानी ये रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए होते हैं। किसके लिए? इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, यानी इंटरनल कैसे सब काम होगा वो सब कुछ आर्टिकल्स में लिखा जाता है। इसमें एक इनरिचमेंट, यहाँ पे इनरिचमेंट प्रोविज़न है। वो क्या बोलता है? इनरिचमेंट प्रोविज़न में क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए। मान लो आर्टिकल में लिखा हुआ है कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक काम करेंगे, तो इनरिचमेंट प्रोविज़न अगर उस आर्टिकल में है तो वो क्या बोलता है कि आर्टिकल में अगर तुमको कोई चेंजेस करना है तो वो तभी होगा जब जो टर्म्स होगा वो और भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव होगा। यानी सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक काम करने वाला जो रिस्ट्रिक्शन है वो अगर तुमको चेंज करना है तो वो तभी तुम कर सकते हो जब तुम 4 बजे से लेकर बढ़ा रहे हो 6 बजे तक। तुम टाइम कम नहीं कर सकते। इनरिचमेंट प्रोविज़न का काम ही यही है कि तुम अगर चेंज करना चाहते हो तो चेंज और भी डिफ़िकल्ट करोगे, और भी रिस्ट्रिक्शन के साथ करोगे, कम नहीं कर सकते रिस्ट्रिक्शन को। यही बोलते हैं इनरिचमेंट प्रोविज़न। और ये इनरिचमेंट प्रोविज़न जो है इनकॉर्पोरेशन के टाइम भी तुम लोग अपने आर्टिकल्स में डाल सकते हो और लेटर डेट पे भी डाल सकते हो। यही तुम्हारा पूरा कंपनीज एक्ट ख़त्म हो गया। लास्ट में थोड़ा सा भाई जिसको मैंने नोट्स बनाने बोला था उसने थोड़ा कट कर दिया, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है? ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो इसी के साथ और मैंने सब कुछ तो आई थिंक सो कर लिया। हाँ, एक चीज़ बात यहाँ ध्यान रखना, जैसे मेमोरेंडम का फॉर्म टेबल ए से लेकर टेबल ई तक है, उसी तरह आर्टिकल का टेबल एफ से लेकर टेबल जे तक के फॉर्म में आर्टिकल बन सकता है। इसी के साथ कंपनीज एक्ट तुम्हारा ख़त्म। इसके बाद एक और वीडियो आएगा कंपनीज एक्ट का, उसमें मैं राइटिंग प्रैक्टिस करवा लूँगा, वो देख लेना। कंपनीज एक्ट 21 मार्क्स तुम्हारा डन। ये नोट्स मैं अभी प्रोवाइड कर देता हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और बस पढ़ते रहो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो।